हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि गौतम है और मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2016 में ऑल इंडिया रैंक 50 लाई है। उसके पहले मैं AIR-1 थी मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2013 में, और उसके पहले मैंने 1 साल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज अ साइंटिस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम काम किया था। 2012 में मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। ऑल्दो गेट से मुझे कॉल नहीं आई थी BARC के लिए, तो मैंने BARC का रिटन एग्ज़ाम निकाला था और उसके थ्रू मैंने इंटरव्यू निकाला था। एंड आफ्टर दैट आई गॉट पोस्टेड देयर एज ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेजिग्नेटेड पोस्ट फॉर इंजीनियर्स दोज हु कम फ्रॉम गेट और फ्रॉम ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट what भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑल ओवर इज। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए how they can get selected there, what is the process, how the career overall is there, what is the work profile, how the training happens and all those things। तो BARC के बारे में ओवरऑल जितनी जानकारी बिकॉज ऑफ माई 1 year एक्सपीरियंस मुझे है, आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ एडिंग ऑन योर वैल्यू एंड हेल्पिंग यू इन एनी वे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू डेली नॉलेज ट्रैक। तो अब आते हैं इसकी तैयारी पर। मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था और गेट के बाद मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रिटन एग्ज़ाम दिया था। रिटन एग्ज़ाम मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है एक्चुअली वो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव वेरी लेस टाइम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट था और मैं गई थी और मैंने सीधे दे दिया था, तो मुझे टाइम का ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि दैट टाइम आई अपीयर्ड इन मैनी एग्जाम्स, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर एंड इट वाज बैक इन 2013 ऑल्सो। तो क्वेश्चंस आई कैन टेल यू कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आप अपने इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे आप अच्छी ग्रिप बना के चलिए, बेसिक्स अच्छे से समझ के चलिए। उसके बाद BARC के एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर आप देखें नेचर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, तो रिसर्च बेस्ड चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी। और किस चीज़ पे रिसर्च हो रही है? एटॉमिक रिसर्च हो रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेंसर्स की डिज़ाइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट, कंट्रोल सिस्टम वाला पार्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक VHDL एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो होंगी उनके पेपर में लाजमी है कि ज़्यादा होंगी। तो ऐसा ही कुछ उनका पेपर होता है। उनके पेपर में ज़्यादातर आप देखेंगे तो एरियाज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मेनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी काउंटर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और सर्किट देंगे वो आपको और उसका आउटपुट निकलवाएंगे। देन कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। VHDL के 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। VHDL के क्वेश्चंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूजुअली हम उन्हें सेमेस्टर्स में अपने कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही डिटरमाइनिंग होता है। आप अगर कट ऑफ देखें, कट ऑफ मेरे टाइम पे तो ओपन नहीं हुआ था, पर मैंने 87 क्वेश्चंस आई थिंक 100 में से राइट अटैम्प्ट किए थे जितना मुझे याद है। तो अगर आप प्लस माइनस करते हैं 85 क्वेश्चंस का, तो देन यू नीड अ वेरी गुड एक्यूरेसी एंड ऑल्सो स्पीड। सो VHDL के जो क्वेश्चंस है अगर आप उन्हें सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, और वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आप बुक खरीदेंगे कोई सी भी VHDL की, तो आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मॉड्यूल्स के टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एंड छोटे छोटे सिम्बल्स, निमोनिक्स, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है कोडिंग के टाइम पे, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद EMT के क्वेश्चंस होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके BJT के क्वेश्चंस होते हैं और बाइसिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होते बहुत बेसिक हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको जल्दी करना होता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करनी होती है। और क्योंकि BARC अगर आप दे रहे हैं तो साइमल्टेनियसली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल फॉर यू दैट यू विल राइट ISRO एग्जाम ऑल्सो, यू विल राइट SAIL का एग्जाम ऑल्सो इफ you are any engineering graduate, then you have to distinguish between the nature of each and every exam. And when it comes to BARC exam, you have to also be very specific, because in exam निकालने के बाद interview is the very crucial and the main stage for it. तो प्रिपरेशन इसके रिटर्न की ये एरियाज हो गए। उसके बाद बुक्स अगर आप देखें तो आपने जो सेमेस्टर में पढ़ी हैं वो सारी बुक्स आप रिवाइज करिए, अच्छे से बिल्ड अपॉन करिए अपने कंसेप्ट, एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय कनोडिया। Kanodia is one book that has ample number of questions,
प्रैक्टिस के लिए आप उनके क्वेश्चंस करिए, कंसेप्ट समझने के लिए। एक्यूरेसी वाइज दैट बुक इज़ वेरी नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी एडवाइजेबल ऑल्सो, पर मैंने उसे किया था और उससे क्या हुआ था कि जैसे 555 टाइमर का कोई क्वेश्चन है, वो यूजुअली हमें बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे होंगे आपको, तो आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप जल्दी कर पाएंगे बहुत, क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है। फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग सर्विस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 ईयर के सॉल्व करके जाइए, उससे भी आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम का कोई क्वेश्चन है तो लाइक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना है, SI-A डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, इस टाइप की जो चीज़ें वो आप जल्दी कर पाएंगे। तो वहाँ पे स्पीड भी बहुत मैटर करती है, तो इसको आप सॉल्व करके जाइए। गलगोटिया की एक बुक आती है, उसमें आप जो मैंने एरियाज बताए हैं, डिजिटल, एनालॉग, EMT, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क ऑल्सो, और VHDL के तो आपको उस बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स के, इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करके जाइए। और नेट में भी शायद आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स वाली कोई बुक होगी, तो मस्ट, इट इज़ अ मस्ट सॉल्व थिंग, उसे करना ही करना है। और इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा एक्यूरेसी प्लस एक्सपेंस ऑफ योर नॉलेज रखते हैं तो BARC का रिटन एग्जाम आप निकाल लेते हैं। अदरवाइज जो लोग गेट के थ्रू कॉल आती है, जिन्हें उन्हें डायरेक्टली उनके गेट स्कोर के थ्रू कॉल आ जाती है, और आई थिंक फॉर दैट 200 कुछ रैंक लानी होती है फॉर जनरल कैटेगरी, और उस रैंक में आप इजीली यू कैन मैनेज कॉल फ्रॉम BARC। अब इंटरव्यू समझाने से पहले, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि BARC कैसे रिक्रूटमेंट होती है और ट्रेनिंग कैसी होती है, ओवरऑल आपका करियर प्रॉस्पेक्ट वहाँ पे क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट जो होती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की भी होती है और साइंस ग्रेजुएट्स की भी होती है। साइंस ग्रेजुएट्स आर फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, and chemistry वाले persons are kept under radiological safety engineering, RAC also. तो chemistry has two branches, one is chemistry and another is RAC, then biology हो गई and physics हो गई। and after that engineering की 6 branches होती हैं, civil, electrical, electronics, computer science, mechanical and metallurgy, एंड वन मोर इज केमिकल इंजीनियरिंग। सो ये सारे आप देखेंगे। मेटलर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है BARC में, इसलिए वो ब्रांच होती है, उनका एक पूरा सेपरेट एक कैडर टाइप का होता है। केमिकल इंजीनियरिंग वालों का भी पूरा एक सेपरेट कैडर टाइप का होता है, और उनका बहुत ही सेपरेट डिपार्टमेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हो रही है उस एरिया में। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए शायद से अभी गेट के थ्रू ही कर दिया है, इट इज़ ओनली वन वे, ऑनलाइन उनका टेस्ट नहीं होता है, एंड रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है। जो रिक्रूटमेंट होती है वो 2 कैटेगरी में की जाती है। पहले ट्रेनीज OCES ट्रेनीज कहलाते हैं और दूसरे ट्रेनीज DGFS ट्रेनीज कहलाते हैं। तो जो OCES ट्रेनीज होते हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं और उन्हें 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स दिया जाता है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI, जो BARC के कैंपस में ही होता है, वही हमारा अल्मा मेटर होता है, तो वहाँ पे दिया जाता है। एंड जो DGFS ट्रेनी होते हैं वो एक्चुअली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने गेट के थ्रू किसी IIT में एडमिशन सिक्योर कर लिया है और उसके बाद उन्होंने BARC का इंटरव्यू भी क्लियर किया है। तो डिफरेंस क्या होता है OCES और DGFS में कि DGFS वाले ट्रेनिंग 4 महीने ही करते हैं इंस्टीट्यूट में BARC में, और OCES वाले पूरा 1 साल करते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक ही होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर में है, तो वहाँ से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग को बाद उनको उस टाइम पे भी स्टाइपेंड देगा, बट finally they have to make sure that once they complete their MTech from respective IITs, they have to come back and join BARC only. So this is like a fixed type of thing कि they will sponsor your MTech in DGFS and then you have to come back and join again that BARC plant. एंड 4 महीने का फिर थोड़ा सा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का एक ओवरव्यू दिया जाता है और उसके बाद दे गेट पोस्टेड डायरेक्टली। तो उनके प्रमोशन का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है OCES वालों से। OCES वालों का 3 साल में या 2 साल में होता है और इंटरव्यू होता है हर प्रमोशन के टाइम पे, और DGFS वालों का 2 साल में ही डायरेक्टली हो जाता है। तो दिस इज़ सम डिफरेंस, बट दिस इज़ नो लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसके बाद भी, क्योंकि जो OCES ट्रेनिंग्स होते हैं उन्हें 1 साल HBNI में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है और उस ट्रेनिंग में पूरी तरीके से आप पूरे तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाता है फॉर अ पर्सन फ्रॉम एनी स्ट्रीम टू वर्क इन एनी स्ट्रीम इन द BARC। तो आप एक ब्रांच से होकर के आते हो, लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप एक जर्नलिस्ट हो जाते हो। एंड मैं मेरा केस ही बताती हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से थी
और जो ट्रेनिंग होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है एक्चुअली। पहला जो 3-4 महीना होता है उसमें आपको कंबाइनली पढ़ाया जाता है, 2 स्लॉट्स में सारे बैचेस डिवाइड हो जाते हैं और सब कुछ पढ़ाया जाता है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आपको, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। फिर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज़ का, और सेकेंड फेज़ ऑफ ट्रेनिंग में आप अपनी अपनी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाओगे। लाइक कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस वाली चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें पढ़ेंगे, और उन्हें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स 3 लेने होते हैं। वो एडिटिव सब्जेक्ट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, लाइक इमेज प्रोसेसिंग हो सकता है या प्रोग्रामिंग, VHDL प्रोग्रामिंग हो सकता है। तो ऐसी वो स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेंगे और उन्हें वो क्लियर करेंगे। क्लियर करने का बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, 65 इज़ द पासिंग मार्क देयर, तो उतने पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। नकल और आप ये सोचिए कि ट्रेनिंग में लापरवाही कर लेंगे तो वो सब बिल्कुल नहीं चलता है। इट इज़ टोटली अप टू यू, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड पास द एग्जाम्स। थिंग्स आर बिट डिफ़िकल्ट, टाइमिंग इज़ वेरी लेस, तो हर वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव IIT से MTech करने वाला फील आता है कि लेकिन लेट नाइट आपको पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें होती है, बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस आई मस्ट से। और फिर लास्ट फेज जो होती है उसमें प्रोजेक्ट एक दिया जाता है, और उसके साथ आपको प्लांट में भी एंट्री कराई जाती है। आपको एक पहला एक्सपोजर मिलता है पावर प्लांट का, जो मुंबई में है, अणुशक्ति नगर में, एंड ऑल्सो विजिट्स कराई जाती हैं। तो जो तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मुंबई के सबसे पास है, तो वहाँ की विजिट कराई जाती है। एंड ये सारे जो तीनों फेजेस होते हैं, इसके बाद जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपके प्लेसमेंट्स होते हैं। प्लेसमेंट्स इन द सेंस कि पहले तो NPCIL में भी कुछ ट्रेनीज OCES या DGFS प्रोग्राम्स के थ्रू ही जाते थे। पिछले साल से शायद NPCIL सेपरेट हो गया है, तो NPCIL अब हम हटा देते हैं। तो BARC के अंदर ही RRCAT इंदौर में प्लांट है, कलपाक्का में एक प्लांट है, कायगा में इनका एक प्लांट है, रावत भाटा में इनका एक प्लांट है, और कुडनकुलम में इनका एक प्लांट है, और FBTR पे काम कर रहे हैं। INO पे इंडियन न्यूक्लियर ऑब्जर्वेटरी जो थेनी में बनने वाली है, वो एक बहुत ही लाइक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। मुंबई में ही बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप देखेंगे अणुशक्ति नगर में एक मेन प्लांट है जहाँ पे एक रिसर्च रिएक्टर है, ध्रुवा है, अप्सरा है, जर्लीना है, सम आर वर्किंग, सम आर डिकमीशन। तो इस तरीके से वहाँ पे, और रिसर्च बेस्ड बहुत सारे वहाँ पे एक्सीलरेटर भी है एक, और इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीज़न है, वो सारे डिवीजन्स वहाँ पे हैं। अलॉन्ग विद दैट आउटसाइड अणुशक्ति नगर ब्रिट है एक, जहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स बनाने की यूनिट है, एक एक्सीलरेटर की यूनिट है, एक हैवी वाटर बोर्ड है, एक न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड है। ऐसे करके एक बहुत ही बड़ा गैमेट ऑफ थिंग्स है, और उन सारी चीज़ों के लिए हमें प्लेस किया जाता है। तो जब हम 3 महीने के उस लास्ट फेज में जाते हैं प्लांट के अंदर और देखते हैं, देन वी गेट टू नो लाइक विच एरिया इंटरेस्ट अस मोर, और कहाँ पे अगर हमें प्लेसमेंट मिलता है तो हम अपने ऑप्शंस कहाँ कौन सी जगहों पे भर सकते हैं। और उस बेसिस पे 60-70% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मुंबई में ही प्लेस हो जाते हैं, और जो रेस्ट होते हैं जिन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया होता है ट्रेनिंग में, वो नीचे के उस पर रहते हैं हायरार्की में, तो दे आर लाइक गिवन कलपाक्कम, और वाइजैग में एक नया प्लांट बन रहा है, वाइजैग में देते हैं, तारापुर, सम ऑफ देम आर सेंट। एंड देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में अगर आप यू आर डूइंग वेरी गुड एंड देयर इज सम वैकेंसी, यू कैन कम बैक टू मुंबई ऑल्सो। प्रमोशन का और रहने का आप देखें तो एक पूरी सोसाइटी है रहने के लिए, दे विल प्रोवाइड यू गुड अकोमोडेशन, salaries are very good, and they designate you as scientific officers, तो you are grade 1 gadgeted officers। तो the salary rank पे level जो 7th से CPC का 10 है उस पे वो पे लेवल होता है। all other things are very good, you get name and fame in society because you are scientists and you are working for one of the top notch and most technological field of India। तो from all other aspects it is worth doing that much hard work। प्रमोशन का देखें तो आप जब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद प्लेस होते हो तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर C का पोस्ट दिया जाता है, एंड आपका प्लांट होता है, उस पर आपके प्लांट में एक डिवीज़न होगा जिसमें आपको प्लेस किया जाएगा। लाइक कंप्यूटर डिवीज़न कंप्यूटर साइंस वालों के लिए होता है, रोबोटिक्स में भी उन्हें का रोबोटिक्स डिवीज़न है, एक रोबोटिक हैंडलिंग करते हैं जब हम फ्यूल की उसके लिए है, उसमें सारी स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं। तो सम ऑफ देम आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सम आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम आर फ्रॉम मैकेनिकल एज वेल, बिकॉज आर्म्स की डिज़ाइन और बीम्स की डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें उन्हें ध्यान में रख के कर, तो सबका एक कंसोलिडेटेड एफर्ट होता है। उसके साथ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीज़न होता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ ऑल्सो वन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम विच दे सिलेक्ट स्टूडेंट्स, तो वो भी होता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एटॉमिक पल्स पावर डिवीजन इज़ अ वेरी गुड डिवीजन. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन itself is the core division over there. like इन तीन मंथ के प्रोजेक्ट्स में आई वर्कड ऑन एटॉमिक पल्स पावर डिवीजन और मेरा प्रोजेक्ट था मेटलैब से रिलेटेड था. तो ओवरऑल इट वाज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. यू बिकम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम like a person from one branch to you become a person of every branch. You get an understanding of everything. तो इस तरीके की ट्रेनिंग होती है और 1 साल चलती है और उसके बाद आपका प्लेसमेंट होता है. साइंटिफिक ऑफिसर सी से 3 साल बाद आप साइंटिफिक ऑफिसर डी, देन SOE, ऐसे करके आप बनते हो. और लाइक 20-25 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद यू बिकम HOD ऑफ सम डिपार्टमेंट. एंड इफ़ यू आर मोर गुड एंड आपके नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा पब्लिश होते हैं, आपने किसी एक एरिया में जेन्युइनली बहुत अच्छी रिसर्च की है, कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, देन यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट और आपको एक यूनिट का पूरा हेड बना दिया जाता है. एंड आफ्टर दैट यू आर गिवन योर ओन व्हीकल एंड ऑल दोज थिंग्स. आफ्टर दैट there are designations like distinguished scientist and outstanding scientist. And after that you can become head of HBNI. तो वहाँ पे आप उनके डीन बन सकते हो, बहुत सारी जो एजुकेशनल यूनिट्स हैं उनके हेड बन सकते हो और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है. अब मैं आती हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑफ BARC की कैसे करना चाहिए. तो देखिए इंटरव्यू का जो लेंथ है वो पूरा 1 घंटा से ज़्यादा का ही होता है. इट टेक्स मोर देन 1 hour एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 1.5 hour इन इट्स लेंथ. So if I am not wrong, this is the most longest interview in India, and also being from like technical field, the most technical interview I must say. In this interview, you're like knowing things verbatim is not important. क्या ज़रूरी क्या है कि आपको चीज़ों के कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए. लाइक आपकी 11th-12th की फिजिक्स भी वहाँ पे आपको काम आएगी. तो एक आपका पूरा जो फाउंडेशन है उस पूरा वहाँ से चेक हो जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है. आपकी अप्रोच मैटर करेगी और बिल्कुल रटना और जिसे कहते हैं कि बार बार रिवाइज करके जो लोग जाते हैं. तो आप देखोगे मैं भी जब इंटरव्यू दे रही थी तो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग बिसाइड मी. आई वाज विद माय ब्रदर. तो वो लोग पढ़ रहे थे, चीज़ों को याद कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक दिस इंटरव्यू रन्स इट टेक्स लाइक 1.5 hour फॉर देम टू टेक इंटरव्यू. और उस 1.5 घंटे के इंटरव्यू में थोड़ा मोड़ा रट करके चले भी जाते हैं तो कितनी देर तक आप स्टैंड कर पाओगे. तो डोंट फॉलो ऑल दिस थिंग्स, डोंट लूज होप, डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय सीइंग ऑल दिस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं. आपने जो 4 साल में पढ़ रखा है, आपने जो 11th-12th में मेहनत कर रखी है, ओनली दैट इज़ गोइंग टू वर्क ओवर देयर. इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेसिफिक मैं आपको इंटरव्यू ज़्यादा अच्छे से बता सकती क्योंकि मैंने खुद दे रखा है. तो अब मैं उस पर आती हूँ. इंटरव्यू एक्चुअली उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है. उसके बाद आप इंटरव्यू रूम आपको बताया जाता है कि इस नंबर पे आप इस रूम नंबर पे आपको जाना है. आप एंट्री करते हो, ग्रीट करते हो सारे मेंबर्स को. मेंबर्स लाइक 4-5 मेंबर्स का स्ट्रेंथ होता है पैनल का. एक लेडी मेंबर भी वहाँ पे होती है और वो सारे लोग BARC के ही होते हैं और वो भी TSOs ही होते हैं. कभी वो TSOs थे, ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स थे, फिर वो साइंटिफिक ऑफिसर बने, अब वो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट या आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हैं. तो दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस एंड दे आर क्वाइट हम्बल ऑल्सो. तो don't try to lie and don't try to deceive them, don't try to outsmart them because they know everything, they have gone through this experience quite well. तो ऐसा होता है. फिर they will like one person will check your degrees, your biodata and everything, they will check. वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं और उसके बाद one person will ask you to note down your favorite subjects. तो जैसे मेरा केस था तो मैंने कंट्रोल सिस्टम, EDC, नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड डिजिटल, ये 5 सब्जेक्ट्स लिखे थे. एंड आफ्टर दैट दे विल टेल देयर फेवरेट सब्जेक्ट टू राइट डाउन. तो आप उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स भी आगे लिखते जाते हो. इट लाइक यू विल एंड अप लिस्टिंग 10-12 सब्जेक्ट्स. तो 11-12 सब्जेक्ट्स आप लिख लेते हो. और उसके बाद वंस दे आर डन विद वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स, अगेन वो अपने वेरीफिकेशन करते हैं या डिस्कस करते हैं कि अच्छा इसके इतने पॉजिटिव मार्क्स थे. पॉजिटिव ऑफ मार्क्स वहाँ पे बहुत अच्छा एक इमेज बनाता है. तो लाइक अगर आप बचपन से स्टूडियस हो या बचपन से आप एक सिंसियर स्टूडेंट रहे हो, 70-75, 70-75% मार्क्स आपके रहे हैं, इट क्रिएट्स क्वाइट अ गुड इम्प्रेशन. योर कंसिस्टेंसी ऑफ योर मार्क्स ऑल्सो क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन. पर ठीक है, अगर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, बिकॉज इंटरव्यू इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर. तो फिर वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं 1 by 1, एक कैंडिडेट से करते हैं वो क्वेश्चंस. तो उन्होंने जैसे मेरे केस में उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट हुए थे. दे लाइक आस्क्ड मी टू डिज़ाइन एक अलार्म डिज़ाइन करना था मुझे, एक सेंसर डिज़ाइन करना था कि
देयर वाज अ वाटर टैंक, पानी की टंकी थी और उसमें 2 लेवल में मुझे अलार्म्स बनाने थे कि अगर फुल होती है तो कैसे इंडिकेट करोगे और यदि वो खाली होती है तो कैसे इंडिकेट करोगे। तो मैंने 555 टाइमर का यूज़ किया था मोनोस्टेबल एंड बाईस्टेबल मोड में, और उससे मैंने कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करके डिज़ाइन किया था फीडबैक में। तो सर्किट उतना एक्यूरेट नहीं था, अगर मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर उतना एक्यूरेट नहीं था मस से, क्योंकि उस सिचुएशन में आप इतनी एक्यूरेसी ला भी नहीं सकते हो। एक्यूरेट था क्या मेरा कंसेप्ट, एंड दिस वॉज वॉट दे वर चेकिंग ऑल्सो। उन्हें केवल ये देखना था कि मेरी अप्रोच सही है कि नहीं, एम आई यूजिंग राइट काइंड ऑफ डिवाइसेस, मैं 555 टाइमर का कौन सा मोड यूज़ कर रही हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। और उन्होंने वो चीज़ को, उस चीज़ को देखते हुए फिर उन्होंने आगे बढ़े थे वो। फिर they check, they question, they ask a lot of questions about your RC सर्किट। RC सर्किट की चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। फिर एक मैम थी, उन्होंने डिजिटल से क्वेश्चन करने शुरू करे थे, तो उन्होंने काउंटर्स डिज़ाइन करवाए थे, अलग अलग टाइमिंग के अलग अलग वेवफॉर्म्स उसकी आउटपुट में निकलवाई थी। देन दे कनेक्टेड RC सर्किट विद काउंटर्स एंड फाइनल वेवफॉर्म, चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम में क्या डिफरेंस आएगा, हाउ द फाइनल वेवफॉर्म विल बी अफेक्टेड, ये सारी चीज़ें उन्होंने ड्रॉ करवाई थी। एक बेसिक कंसेप्ट उन्होंने पूछा था कि टाइमर में कितनी डिले इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तुम्हारा ओवरऑल जो वेव फॉर्म है वो कैसे वेरी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी। उसके बाद EDC के क्वेश्चंस थे, लाइक BJT की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कराई गई थी, एंड उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कराई गई थी। और उसके बाद एक बायोमॉस होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मॉस एंड BJT, तो उन दोनों को मिक्स करके उनकी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कराई गई थी। उसके बाद सर्किट से उन्होंने क्वेश्चंस किए थे, लाइक ओपैम्प का यूज़ करके इंस्ट्रूमेंटेशन के कई क्वेश्चंस थे, जैसे कि स्क्वायर ला डिवाइस बनाना हो, एंटी लॉग लॉग डिवाइस बनाना हो, द बेसिक कंसेप्ट। अगर वो स्क्वायर ला डिवाइस मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा दिमाग जाना चाहिए कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन द लॉज ऑफ रूट्स और लॉज ऑफ स्क्वायर्स। तो जेफिट जो होता है उसके फॉर्मूले में वोल्टेज के एक अंडर रूट आता है, तो इफ आई टेक स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स डेफिनेटली माई डिवाइस विल वर्क ऑन लॉज ऑफ स्क्वायर्स। और उस बेसिस पे मैंने वो यूज़ किया था, तो मैंने उसे फीडबैक में यूज़ किया था, एंड दे जस्ट चेक कि वेदर आई एम यूजिंग राइट थिंग्स और नॉट। इस दौरान लाइक करीब 1 घंटे निकल चुके थे, पता नहीं चलता है आपको जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो। और कई बार जब आप कंसेप्ट्स पे गलत जा रहे होते हो या गलत चीज़ों को अप्रोच करने लग जाते हो या डायरेक्शन भूल जाते हो, देन दे हेल्प ऑल्सो, दे विल हेल्प यू टू कम टू द कंसेप्ट। लाइक EMT में उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कपलिंग के, इंडक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन के इफेक्ट्स के, और लाइक हमें प्रोटेक्ट करने अपने सिग्नल्स, हमें प्रोटेक्ट करना है इंटरप्शन को, नॉइज़ को, इंटरफेरेंस को, तो इंडक्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ करोगे, हाउ वाई दीज वायर्स आर दी ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर डन, इफ दे आर डन लाइक दिस वाई दे आर मेड सो। तो ये सारी बेसिक कंसेप्ट, फैराडे केज का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी। अर्थ का इफेक्ट ऑन सिग्नल्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। और उसके बाद 1 घंटे हो गए, एंड आई वॉज थिंकिंग दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड, लाइक दे विल कीप ऑन आस्किंग वॉट एवर दे आर विलिंग एंड आई हैव टू आंसर देम। तो पैथेटिकली मैं बैठी हुई थी और फिर दे आस्क्ड मी टू गो, सो आई वेंट। थिंग इज़ कि वो लोग इंटरव्यू के बाद एक वाइट स्लिप देते हैं आपको, आपका नाम होता है, आपका स्ट्रीम होता है, रोल नंबर होता है। वो वाइट स्लिप जो होती है वो एंट्री होती है आपके लिए, एंट्री कार्ड होता है, एक टिकट होती है जिससे आपको पता चलता है कि प्रोबेबली आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड। सो टिल दैट टाइम मुझे नहीं मिली थी, तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी शायद कुछ नहीं हुआ, तो मैं बाहर आ गई। 2 मिनट के बाद दे आस्क्ड मी टू कम इन अगेन एंड दे स्टार्टेड टू आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। नाउ आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, 1 घंटे पूरा सब्जेक्ट पूछने के बाद आउट ऑफ द ब्लू दे आर आस्किंग मी मैथमेटिक्स। सो आई कंटिन्यू टू आंसर देम व्हाटएवर आई वाज नोइंग, एंड मीनवाइल अनदर कैंडिडेट वाज मेकिंग दैट वाइट स्लिप। सो इट वॉज क्वाइट अ रिलैक्सिंग फीलिंग फॉर मी कि चलो ठीक है, वाइट स्लिप बन रही है, अब मैं अच्छे से आंसर देती हूँ। दे आस्क्ड मी टू ड्रॉ प्लॉट्स, ग्राफ्स ऑफ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्मूलाज दे करके, देन लॉगरिथमिक लॉग एंड एंटी लॉग ले करके, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेरिएशंस करके, वो भी फास्ट स्पीड के साथ उन्होंने मुझसे प्लॉट्स ड्रॉ कराए, एंड मीनवाइल दे गिव मी द स्लिप। तो दिस इज़ हाउ द इंटरव्यू एंडेड। तो ओवरऑल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू कीप ऑन कमिंग टू द कंसेप्ट, यू हैव टू गो फॉर राइट काइंड ऑफ अप्रोच एंड राइट काइंड ऑफ डिवाइसेस। कैलकुलेटर टाइप की कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को याद करने की एंड मोमेंट तक ज़रूरत नहीं है।
डायग्राम्स रट के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अफ्रेश जाइए और वहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए, अप्रोच बिठाने की कोशिश कीजिए और वही वहाँ पे काम करेगी। क्योंकि जो प्लांट है वो वहाँ पे काम ही ऐसा होता है कि हर नई एवरी डे देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कार को स्कैनिंग करनी है फ्रूट्स की, हमें डिज़ाइन करना है कि रेडिएशन डोज ज़्यादा ना हो हमारे फ्रूट्स पे, मेडिसिन पे, बॉडी पे। तो उन सारी दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स। और बीइंग एन इंजीनियर यू हैव टू गो फॉर सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन की एक अप्रोच होती है, एक तरीका होता है कि हम चीज़ों प्रॉब्लम को कैसे डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट में उसको सॉल्व करते हैं। तो वो तरीका वो आपका चेक करते हैं, मुझे जहाँ तक लगा, और उसी चेक के बेसिस पे दे सेलेक्ट यू। क्योंकि हर कॉर्नर ऑफ इंडिया से स्टूडेंट्स जाता है, बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी और बहुत ही नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भी। तो वाई दे सिलेक्ट समवन एंड वाई दे शुड नॉट सिलेक्ट समवन, आई थिंक द बेसिक थिंग दैट दे सी इज दिस, योर अप्रोच, योर क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, और उसके बेसिस पे फिर वो आपको सिलेक्ट कर देते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंटरव्यू द करियर। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन इज उनका जो मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर योर सिलेक्शन दे टेक, एंड इट टेक्स 3 days ऑफ इट योर। तो 3 दिनों तक मेडिकल चलता है और मेडिकल एग्ज़ाम काफ़ी बारीकी से होता है। कलर ब्लाइंडनेस भी चेक की जाती है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, नॉर्मल जितने टेस्ट होते हैं वो सारे होते हैं, आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है और एक साइकोमेट्रिक इंटरव्यू भी होता है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि पावर प्लांट में हमेशा ही एक प्रॉब्लम हो सकती है इमरजेंसी हैंडलिंग की। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक टर्म होता है लो का, लॉस ऑफ कूलेंट एक्सीडेंट। इसी तरीके से मेल्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस पे आपका दिमाग भी काम करना चाहिए। यू शुड डू नॉट लूज योर पेशेंस बिकॉज यू आर अ लीडर देयर, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर क्रू ऑल्सो एंड ऑल्सो सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट वहाँ पे इसीलिए लिया जाता है कि आप उस क्रूशल इमरजेंसी सिचुएशन पे अपना धैर्य न खोएं, पेशेंस से काम रखें, अपनी जान, दूसरों की जान, प्लांट की सेफ्टी, हर चीज़ का ध्यान रखें।